एपिसोड 150। और लोगों क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जान पहाड़ पर चलते हुए आगे जा रहा होता है और तभी वहां पर यूनर के फादर आ जाते हैं। लेकिन हमारा जान था ना, उसे यूनर के फादर सिर्फ दिख रहे थे, ना कि महसूस हो रहे थे। मतलब कि शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो यूनर के फादर की शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि हमारा जान उन्हें महसूस ही नहीं कर पा रहा था। वो तो यूनर के फादर चाहते थे कि जान उन्हें देखे, इसलिए वो जान के सामने आ गए थे और अब आ गए। अब जैसे हमारा जान यूनर के फादर को दिखता है ना, तो वो वहां पर सामने वाले यूनर के फादर से कहने लगता है कि एल्डर मुझे माफ कर देना, मैं तो यहाँ से सिर्फ जा रहा था, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। और वहीं जब यूनर के फादर हमारे जान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो भी हमारे जान से कहने लगते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अब हमारा जान ये सुनता है तो थोड़ा वो घबरा जाता है, लेकिन इतने में पलक झपकते ही मतलब कि हमारा जान सिर्फ अपनी आंखें मिचकाता है, इतने में वो देखता है कि वो उस जगह से गायब होकर पहाड़ के ऊपर आ चुका है। और भाई साहब जब हमारा जान ये देखता है कि उसे कुछ महसूस भी नहीं हुआ है और यहाँ तक कि उसने कुछ किया भी नहीं, फिर भी वो इस पहाड़ पर पहुंच चुका है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि सामने वाला बंदा जो भी हो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब हमारा जान देखता है कि सामने वही अधेड़ उम्र का पीछे हाथ कर आदमी ठाड़ा हुआ है। अब इतने में ये आदमी मतलब कि यूनर के फादर हमारे जान की ओर पीठ कर ठाड़े हुए थे। अब इतने में यहाँ पर यूनर के फादर हमारे जान से कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियो कबीले की पूरी तरह से ब्लड लाइन नष्ट होने के बाद भी जियो कबीले में इस तरह का बंदा जन्म ले सकता है। वास्तव में जियो जुआन, पता नहीं यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, वो बहुत ही काबिल थे, यही मान लो। और भाई साहब जैसे यूनर के फादर के मुंह से हमारा जान जियो जुआन का नाम सुनता है तो हमारा जान समझ जाता है कि ये शायद कोई भी बंदा है ना जो उसके दादाजी से ही संबंधित है। लेकिन अब इतने में हमारा जान यहाँ पर यूनर से फादर से पूछने लगता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। और भाई यूनर के फादर हमारे जान का सवाल सुनकर वहां पर मुस्कुराने लगते हैं और फिर हमारे जान की ओर देखते हैं। अब जैसे वो हमारे जान की ओर देखते हैं तो हमारा जान देखता है कि यूनर के फादर की उम्र 40 साल के लगभग लग रही है। लेकिन भाई साहब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि आप इनकी उम्र पर मत जाना, क्योंकि यूनर के फादर लगभग 5000 साल की उम्र के हैं। और हाँ, अब ये मत कहना कि भाई 5000 साल की उम्र के हैं और उनकी बेटी तो सिर्फ 18 से 19 साल की है। और तो और जान की बेटी तो भाई 3 साल की हो गई है। तो भाई ये चल क्या रहा है, तो मैं भाई सीधा सीधा बता देता हूँ कि भाई जान है हमारा एक नंबर का ठरकी और यूनर के फादर है एकदम शरीफ। इसलिए यूनर के फादर ने सोचा कि सबसे पहले कल्टीवेशन वगैरह कर अपना लेवल पे मतलब कि इज्जत हासिल कर लेते हैं, फिर शादी फादी तो बाद में करते रहेंगे। खैर कोई नहीं, टॉपिक पे आते हैं। अब जैसे यूनर के फादर हमारी जान के मुंह से ये सुनते हैं कि वो उनका नाम जानना चाहता है, तो यहाँ पर यूनर के फादर जान से कह देते हैं कि तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम मतलब कि मैं यूनर का फादर हूँ। अब जैसे हमारा जान ये सुनता है कि सामने खड़ा हुआ बुड्ढा यूनर का फादर है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और तो और वो थोड़ा चौंक भी जाता है, क्योंकि यूनर के मुंह से जान ने सुना था कि उसके फादर गुकलेन के लीडर हैं और तो और वे एक सच्चे विशेषज्ञ भी हैं लड़ने में। इसलिए हमारा जान वहां पर थोड़ा अवाक रह जाता है। और भाई जब यूनर के फादर हमारे जान की ऐसी हालत देखते हैं तो वो भी थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन अब इतने में यूनर के फादर चलते हैं तो यहाँ पर हमारे जान को अपना नाम बताते हैं। तो मेरा नाम गुयुयान है और मैं इस गु कबीले का लीडर हूँ। हालांकि मैं तुमसे बचपन में ही मिल चुका था, हालांकि तुम्हारे कबीले में कोई भी मेरी पहचान के बारे में नहीं जानता। और भाई साहब जब हमारा जान वहाँ पर गुयुयान की ऐसी बातें सुनता है तो वहाँ पर वो अवाक रह जाता है। जब उसका जन्म हुआ था तभी गुयुयान उससे मिल चुके थे। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान चलता है तो यूनर के फादर से पूछने लगता है कि अब मैं जान सकता हूँ कि गु कबीले का लीडर मुझसे क्यों मिलना चाहती है। और हाँ, ये बात हमारे जान ने बहुत ही सम्मान के साथ कही थी, ठीक है। अब इतने में हमारे जान की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर यूनर के फादर भी हमारे जान से कहने लगते हैं कि मैं यूनर के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब भाई साहब जैसे हमारा जान वहाँ पर यूनर के फादर की ऐसी बातें सुनता है तो हमारा जान चलता है तो अपनी आंखों को सुखड़ा लेता है और फिर यूनर के फादर से कहता है कि क्या मैं मतलब कि क्या आप चाहते हो कि मैं यूनर के साथ ना रहूं। और भाई साहब ऐसी बातें सुनकर यूनर के फादर भी हमारे जान से कहने लगते हैं कि मेरा इरादा ये नहीं है, मैं यूनर का फादर हूँ, इसलिए मैं उस पर अब दबाव तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगा कि वो किससे शादी करना चाहती है और किससे नहीं। और तो और अब वर्तमान में यूनर के पास 10वें नंबर की ब्लड लाइन भी है, इसलिए अब उस पर गु कबीले का कोई भी मेंबर दबाव नहीं डाल सकता। यहाँ तक कि मैं गु कबीले का लीडर भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता कि वो किससे शादी करना चाहती है और किससे नहीं। हालांकि तुम गु कबीले के यंग जनरेशन में सबसे अच्छे हो, इसलिए गु कबीले की कोई भी युवा पीढ़ी तुम पर उंगली नहीं उठा सकती। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा जान यूनर के फादर की ऐसी बातें सुनता है तो हमारा जान का दिल एकदम उछल पड़ता है कि चलो कम से कम गु कबीले में कोई तो है जो उसका साथ देने के लिए तैयार होगा। अब इतने में यहाँ पर गुयान हमारी जान से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन
गू कबीले में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें और यूनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यूनर के पास 10वें नंबर की ब्लड लाइन है जो कि गू कबीले में हजारों सालों के बाद उपलब्ध हुई है। इसलिए यूनर को वो इतनी आसानी से तुम्हारे मतलब कि तुमसे शादी नहीं करने देंगे। और भाई हमारा जान चलता है तो यूनर की फादर की ऐसी बातें सुनकर वहां पर अपना सिर हिलाता है। अब इतने में यूनर के फादर और भी कहते हैं कि बेशक मैं मुखिया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यूनर का फादर हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं उसी को पसंद करूंगा जो यूनर के लायक होगा। हालांकि तुम्हारे अंदर मतलब कि तुम्हारे अंदर जो ब्लड बहता है ना गॉड वाला, वो पूरी तरह से सूख चुका है, फिर भी तुम इस लेवल पर पहुंचने में सफल हुए हो अपनी कड़ी मेहनत के कारण। वाकई में तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की होगी। अगर मैं तुमसे ईमानदारी से कहूँ कि मैंने जिस रणनीति से यूनर को तुम्हारे कबीले में भिजाया था तो उससे मुझे बहुत ही घाटा हुआ है, क्योंकि न सिर्फ मैं उस चीज को प्राप्त कर पाया हूँ जिसके लिए मैंने यूनर को तुम्हारे कबीले में भेजा था, बल्कि मैंने मेरे कबीले का सबसे कीमती तोहफा भी खो दिया है। मुझे इस बार बहुत ही ज्यादा हानि हुई है यूनर को तुम्हारे कबीले में पहुंचाकर। और भाई जब हमारा जान यूनर के फादर की ऐसी बातें सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि यूनर के फादर ने यूनर को मेरे कबीले में पहुंचाकर अपने कबीले का ही नुकसान कर लिया है। अब इतने में यूनर के फादर यहाँ पर चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे एक वादा करो। और भाई जब हमारा जान यूनर के फादर की ऐसी बात सुनता है कि वो जान से एक वादा मांग रहे हैं तो हमारा जान थोड़ा और वहाँ पर घबराने लगता है कि पता नहीं अब ये बुड्ढा क्या मांगने वाला है। लेकिन अब इतने में यूनर के फादर चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि आराम करो, मैं तुमसे कोई ऐसी चीज नहीं मांगने वाला जिसे देने में तुम्हें मुश्किल हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक यूनर डाउ शेंग लेवल तक ना पहुंचे जब तक तुम उससे हाथ नहीं लगा सकते। खैर कोई नहीं, समझदार कोई सारा काफी है, ठीक है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर यूनर के फादर की ऐसी बातें सुनता है तो वहाँ पर हमारा जान शर्माने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यूनर के फादर से कहने लगता है कि क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो मैं ऐसा काम करूंगा। और भाई साहब हमारी जान की इस बात पर वहाँ पर गुयूयान खांसते हैं और ऊपर खांसने के बाद हमारे जान से कहने लगते हैं कि यूनर की ब्लड लाइन अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, और अगर अभी उसने ऐसा कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए तो उसकी ब्लड लाइन को क्षति पहुंच सकती है। और तो और आप गू कबीले के मेंबर भी नहीं हो, इसलिए आपको परिणामों का भी ख्याल रखना चाहिए। और भाई हमारा जान यूनर की फादर की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर थोड़ा हमारा जान कड़वाहट से मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में गुयूयान हमारी जान से कहते हैं कि यही एक कारण नहीं है, मैं उस प्राचीन जेट टोकन के बारे में भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब जैसे हमारा जान प्राचीन जेट टोकन के बारे में सुनता है तो हमारी जान की थोड़ी सी अभिव्यक्ति बदल जाती है, क्योंकि वो जानता है कि ये प्राचीन जेट टोकन उसके परिवार में सबसे अनमोल चीज है। अब इतने में यहाँ पर गुयूयान चलते हैं तो इस प्राचीन जेट टोकन के बारे में हमारी जान को बताने लगते हैं कि आज से हजारों सालों पहले टाओसिन प्राचीन देवता इस महाद्वीप के अंतिम डाउडी रहे थे। उनके बाद एक भी व्यक्ति इस महाद्वीप से डाउडी नहीं बना, और तो और अब सिर्फ पुरानी पुस्तकों में ही इस डाउडी के बारे में बताया गया है। और तो यह अफवाह है कि टाओसी प्राचीन गॉड की मृत्यु के बाद ही उनके द्वारा ये टाओसी जेट टोकन छोड़ा गया था। आज से हजारों सालों पहले इस सेंडन फ्लेम के 8 गुटों में लगातार लड़ाई छिड़ी हुई थी, इसलिए ताकि वो इस टाओसी गॉड के टोकन को हासिल कर सके। आपके पास जो चाबी है ना वो मुख्य तौर पर 3 भागों में विभाजित की गई थी, लेकिन लड़ाई के समय ये 8 भागों में टूटकर 8 अलग अलग क्लेनों के पास चली गई थी, और तो ये 8 टुकड़ों 8 कबीले द्वारा प्राप्त कर लिए गए थे। अब भाई साहब ऐसी बात है जब हमारा जान गुयूआन के मुंह से सुनता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। हालांकि इनमें से कुछ जानकारी के बारे में वो जानता था। अब इतने में यहाँ पर यूनर के फादर चलते हैं तो हमारी जान को और भी बताने लगते हैं कि होल ऑफ सोल ने तुम्हारे फादर को इसलिए पकड़ा है ताकि वो तुम उनसे इस ताओसी गॉड को छीन सके। अब इतने में यहाँ पर गुयूआन और भी कहते हैं कि आज से हजारों सालों पहले गू कबीला और जियो कबीले ने आपस में मिलकर हून कबीले पर हमला किया था, लेकिन हम उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, इसलिए हमें पीछे हटना पड़ा था। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया था जब जियो जुआन को हून कबीले के कई विशेषज्ञों ने घेर लिया था और उन्हें वहां पर मार दिया था। और उनके मरने के बाद कभी भी गू कबीले की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हून कबीले पर हमला कर सके, इसलिए हमें भी मजबूरी में पीछे हटना पड़ा था। हालांकि मैं जानता हूँ कि हून कबीले की ओर से कुछ बड़ा करने की कोशिश चल रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्राचीन गॉड मतलब कि ताओसी गॉड को प्राप्त करने के लिए हून कबीला कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अगर एक बार हून कबीले को ये प्राचीन गॉड के टोकन सभी मिल गए तो इससे गू कबीला और सेंटर फ्लेम के सभी लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। और भाई जब हमारा जान यूनर के फादर की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी अपना सिर हिलाता है। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान सोचता है कि ताओसी गॉड में आज से 6-7 साल पहले हलचल हुई थी जब वो इनर अकेडमी के मैग्मा वर्ल्ड के अंदर था, लेकिन फिर हमारा जान थोड़ी देर बाद ही एक ख्याल को छोड़ देता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान गुयूयान से कहने लगता है कि कबीले गुयूयान का क्या इरादा
जाता है। अब जैसे ही गु युयान यहाँ पर जान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो एक पल झिझकने के बाद यहाँ पर कहने लगते हैं कि मेरे गु कबीले के कुछ बुड्ढे चाहते हैं कि ये ताओसी गोड गु कबीले में सुरक्षित रख दिया जाए ताकि हून कबीला इसे तुमसे हासिल ना कर सके। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यूनर की फादर की ऐसी बातें सुनकर वो भी वहाँ पर कहने लगता है कि इस ताओसी जेड टोकन में मेरे पिता की आध्यात्मिक शक्ति छुपी हुई है जिससे मैं देखता हूँ कि वो जिंदा है या फिर नहीं है। और तो और अगर मैंने इसे गु कबीले को सौंप दिया तो शायद हून कबीला मेरे पिता को मार डालेगा। और भाई जब गु युयान यहाँ पर हमारे जान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जान सच कह रहा है। और तो और गु युयान वहाँ पर पहले ही जानते थे कि जान कुछ ऐसा ही कहेगा। अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर गु युयान से माफी मांगने लगता है कि मुझे क्षमा कर देना, मैं आपको ये ताओसी जेड टोकन नहीं दे सकता। और भाई गु युयान चलते हैं तो वो अपना सिर लाते हैं और सिर लाने के बाद कहते हैं कि ठीक है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। 2 दिनों के अंदर स्वर्गीय मकबरा खुलने वाला है और उसे लौटने के बाद हम तुमसे बात करेंगे कि इसका क्या किया जाए। अब जियान यह कहकर और भी कुछ कहने वाला होता है तभी उसे अनुभव होता है कि यहाँ पर तेजी से यूनर आ रही है। अब जैसे वहाँ पर यूनर के फादर भी ये महसूस करते हैं कि यूनर उन दोनों की ओर तेजी से आ रही है तो वहाँ पर यूनर के फादर भी कहने लगते हैं कि ये लड़की वास्तव में आपसे शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, उसे चिंता है कि मैं आपको चोट ना पहुंचा दूं, इसलिए वो यहाँ पर इतनी तेजी से आ रही है। खैर जो भी हो, मेरी बातों का ख्याल रखना, तुम यूनर से जब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि वो डाउ शेंग लेवल पर ना पहुंच जाए। और तो और इस ताओसी जेड टोकन का भी ख्याल रखना। अब भाई साहब गु युयान यहाँ पर कहती हैं और कहने के बाद अचानक वहाँ से गायब हो जाती हैं। अब जैसे ही हमारा जान ये देखता है कि गु युयान वहाँ से गायब हो चुके हैं तो वहाँ पर हमारा जान थोड़ी राहत की सांस लेता है। लेकिन एक पल के बाद ही वहाँ पर हमारी यूनर प्रकट हो जाती है और जैसे ही हमारा जान यूनर के सुंदर चेहरे को दिखता है तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब जैसे ही यूनर हमारे जान को दिखती है तो वो वहाँ पर जान से पूछने लगती है कि जान गिगे क्या तुम ठीक हो। और वहीं जब हमारा जान यूनर का सवाल सुनता है तो वो वहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारे पिता मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। अब जैसे यूनर वहाँ पर ये सुनती है कि उसके फादर जान से मिलने के लिए आए थे तो यूनर की आंखों में थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर मन में सोचने लगती है कि पहले ही कम विशेषज्ञ थे क्या जो यूनर के सामने मतलब कि जान के सामने आ रहे थे। और तो अब उसके पिता से भी नहीं रहा गया और वो भी जान के सामने आ गए। अब इतने में यहाँ पर जान चलता है तो हमारी यूनर से कहने लगता है कि उन्होंने मेरे जियो कबीले के बारे में संबंध की बातें की हैं, ना कि तुम्हारे और मेरे ऊपर। और भाई साहब जैसे यूनर वहाँ पर हमारी जान की ऐसी बात सुनती है तो यूनर भी पूछने लगती है क्या तुम सच कह रहे हो, उन्होंने हमारे बीच की बात नहीं की। अब जैसे हमारा जान नाम से लाता है तो यूनर वहाँ पर थोड़ी चौंक जाती है कि मेरे पिता ने मेरे और जान के ऊपर बात नहीं की। लेकिन फिर एक पल के बाद ही वहाँ पर यूनर सोचने लगती है कि अच्छा हुआ कि मेरे पिता जान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इस मामले से निपटना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। अब इतने में यूनर चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि जान चलो वापस चलते हैं, आपके पास सिर्फ 2 दिन ही है, 2 दिन के बाद हमें हेवनली पैलेस के अंदर सॉरी मतलब कि स्वर्णीय मकबरे के अंदर प्रवेश करना है। अब जैसे ही हमारा जान ये सुनता है कि उसे स्वर्णीय मकबरे के अंदर जाने का मौका मिल चुका है तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो यूनर से कह देता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद जान चलता है तो यूनर के करीब आकर उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगा लेता है और गले लगाकर सॉरी मतलब कि यूनर भी चलती है तो वो भी जान को हक कर लेती है। अब थोड़ी देर तक ये ऐसी खड़े रहती हैं और हमें एक पहाड़ी का सीन बताया जाता है जहाँ पर यूनर के फादर अचानक प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद वो जान और यूनर को देखने लगते हैं। अब थोड़ी देर तक देखने के बाद यूनर के फादर चलते हैं तो यहाँ पर एक गहरी सांस छोड़ते हैं और सांस छोड़ने के बाद यहाँ से दोबारा से गायब हो जाते हैं। लेकिन गायब होते होते यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि जो जुआन तुम वास्तव में काबिल थे। अब इसी के बाद हमारे जान और यूनर को बताया जाता है जो कि अभी भी गले लगे हुए थे लेकिन एक पल के बाद भी दोबारा से अलग अलग होते हैं और दोबारा से उसी बांस की झोंपड़ी की ओर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर 2 दिन बाद हमें जान और यूनर को बताया जाता है जो कि एक पक्षी पर बैठकर स्वर्णीय मकबरे की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि स्वर्णीय मकबरा है ना वो गु क्लैन के सबसे निचले हिस्से में स्थित है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि स्वर्णीय मकबरा है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि उसमें कई विशेषज्ञों के शरीर दफन है और तो और उसमें ऐसे बहुत से विशेषज्ञ हैं जो अभी भी जिंदा हैं। अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि स्वर्णीय मकबरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब कि यूनर हमारे जान को बता रही है कि स्वर्णीय मकबरा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जिसमें वो आत्मा या फिर वो शक्तियां रहती हैं जिनकी शक्ति 2 डाउजोंग के 3 स्टार से नीचे नीचे होती है। दूसरा भाग जिसमें वो शक्तियां रहती हैं जो 2 डाउजोंग के 3 स्टार से 2 डाउजोंग के 8 स्टार के बीच रहती हैं। और तीसरा भाग सबसे भयानक भाग कहा जाता है इस भाग को, क्योंकि इसकी शक्तियां 2 डाउजोंग के 8 स्टार से डाउ शेंग लेवल तक मिलती हैं। अब यूनर हमारे जान को ऐसी बातें बताई रही होती है, इतने में रास्ते में जाते जाते हमारे जान की मुलाकात बहुत सारे लोगों से होती है जो कि 6 कुलों के लोग होते हैं। हालांकि गु किल के 2
दो मेंबरों से भी होती है, लेकिन यूनर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बल्कि वो बंदे चलते हैं तो यूनर को सम्मान देकर दूर हो जाते हैं उससे। अब इतने में हमारे जान को 10 मिनट तक और चलते हैं और 10 मिनट बाद इन्हें 3 लोग मिलते हैं। यूनर इन्हें देखकर हमारे जान को बताने लगते हैं कि ये हून क्लैन से हैं। और तो और इसमें जो बंदा दिख रहा है ना, इसका नाम हूनिया है, सॉरी मतलब कि हूनियो है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हून क्लैन में इसे एक टॉप लेवल के विशेषज्ञों के बीच में माना जाता है। हमारा जान भी समझ जाता है कि अगर मैं हूनियो से मेरी फाइट हुई तो शायद गु याओ के बराबरी फाइट होगी। अब इतने में यहाँ पर यूनर कहती है एक तरफ इशारा करते हुए कि ये याओ क्लैन के लोग हैं। और तो ये आपको पूर्वी भाग दिख रहा है ना, इसमें लुई कबीले के लोग हैं, सॉरी लेई कबीले के लोग हैं। जो आपको मांग ट्यांग चीज दिख रहे हैं ना, वो इसी क्लैन से हैं। और तो और ये इस क्लैन के लोगों का नृत्य भी कर रहे हैं, हालांकि वो स्वर्णीय मकबरे के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। अब इतने में यूनर और भी कहती है कि ये यान कबीले के लोग हैं, आप उनसे पहले ही मिल चुके हैं। और जो आपको इधर खड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये सी कबीले के लोग हैं। हमारा जान दिखता है कि सी कबीले के लोगों के माथे के ऊपर एक चट्टान जैसा टैटू पड़ा हुआ है। अब इतने में यहाँ पर यूनर कहने लगती है कि यहाँ पर सभी क्लैनों की ओर से सिर्फ दो बंदे इस स्वर्णीय मकबरे के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। सिर्फ हमारा गु क्लैन ही है जिसकी ओर से 5 बंदे इसके अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और भाई साहब यह कहकर हमारी यूनर चलती है तो मुस्कुराने लगती है। और भाई हमारा जान भी यूनर की बात सुनकर सिर हिलाता है। अब हमारा जान यूनर से कुछ कहने वाला होता है, तभी आसपास का स्थान कांपने लगता है और वो वहाँ पर सभी लोगों की आवाज आने लगती है कि स्वर्गीय मकबरा खुलने वाला है। अब इतने में दिखता है कि सामने आसमान से लेकर जमीन तक एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है और उस दरार में मतलब कि एक वहाँ पर बहुत बड़ा लगभग 10,000 फीट बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है। और तो और हम देख सकते हैं कि इस दरार में चांदी की रोशनी निकल रही है। अब इतने में हम देखते हैं कि ये अभी हाल जो पोर्टल खुला था ना, वो धीरे धीरे सुकड़ने लगता है और लगभग 1000 फीट बड़ा रह जाता है। और 1000 फीट का जैसे ही होता है तो मतलब कि एक दरवाजा बन जाता है, आप ये मान सकते हो। अब जैसे ही हमारा जान इस मतलब कि इतने बड़े दरवाजे को देखता है तो वो मन में बुदबुदाने लगता है। अब हमारा जान मन में बुदबुदाता है, लेकिन इस जगह पर एक अजीब सी आवा फैल जाती है। इतने में वहाँ पर एल्डर टोंग प्रकट होते हैं और वहाँ पर सभी को बताने लगते हैं कि आप सभी को स्वर्णीय मकबरे के नियमों के बारे में पता है कि हर कोई इसमें से सिर्फ 2 ही बंदे प्रवेश कर सकते हैं, मतलब कि आप लोगों में से सिर्फ 2 ही बंदे प्रवेश कर सकते हैं। अब एल्डर टोंग यहाँ पर कह रहे थे, तभी दोबारा से उसी दरवाजे में हलचल होती है और वो दरवाजा खुल जाता है। अब जैसे वो दरवाजा खुलता है तो गु क्लैन के 4 लोग उसमें तेजी से प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे हमारा जान उन चारों को प्रवेश करती हुई देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में यूनर चलती है तो हमारे जान को बताने लगती है कि इस बार गु याओ पीछे हट गया है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि वो तुमसे हार गया है, इसलिए उसने इस बार मकबरे के अंदर जाने का फैसला नहीं किया है। उसकी जगह गु जैन को मौका दिया गया है। हमारा जान देखता है कि उन चारों में से एक था गु जैन, एक वही बंदा होता है, मतलब कि 3 आप जर्नल मान सकते हो, 3 जर्नल होते हैं इनमें से, ठीक है। और शायद ना भी हो, लेकिन इसमें से एक वो बंदा होता है जिसके चांदी की कलर के बाल थे, ठीक है। अब इसके बाद यूनर कहती है कि गु याओ की जगह गु जैन को मौका दिया गया है इस बार। और भाई हमारा जान समझ जाता है कि गु याओ क्यों हट गया है। शायद उसे वो मेरी हार नहीं झेली गई, इसलिए वो पीछे हट गया है। लेकिन इतने में जान चलता है तो यूनर से कहने लगता है कि गु याओ अपने आप को ही मुसीबत में डाल रहा है, क्योंकि किसी बड़े प्रतिद्वंदी से लड़ना और उसे हारना हमारे लिए ही फायदेमंद होता है, क्योंकि हमें हमारी असली काबिलियत का पता चलता है। अगर गु याओ इस मुसीबत से नहीं निकला, मतलब कि इस हार के सदमे से नहीं निकला, तो वो अपने आप को ही कमजोर बना देगा। और भाई हमारी यूनर भी जान की बात समझ जाती है, इसलिए वो भी जान से कहने लगती है कि तुम सच कह रहे हो। अब इतने में यूनर चलती है तो जान से कहने लगते है कि हमें भी शायद इसमें प्रवेश करना चाहिए। और भाई हमारा जान भी एक पल के लिए सोचता है और फिर सोचने के बाद पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़कर लिटिल फेरी डॉक्टर मतलब कि हमारी जान की ग्रुप से कहता है कि मैं स्वर्णीय मकबरे के अंदर बहुत समय तक रहने वाला हूँ, इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी ऐसी परेशानी हो जिससे आप परेशान हो रही हो तो आप गोल्डन स्टार पवेलियन में वापस जा सकते हो। और भाई साहब यह कहती ही हमारा जान यूनर की ओर देखता है और भाई यूनर भी हमारे जान की ओर देखती है और आपस में वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और तेजी से एक रोशनी में कन्वर्ट होकर इस स्वर्णीय मकबरे के दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। और उनके पीछे हून क्लैन के लोग, याओ क्लैन के लोग, लेई कबीले के लोग, सी कबीले के लोग, मतलब कि वहाँ की सभी के सभी लोग इस हेवनली पैलेस के अंदर स्वर्णीय मकबरे के अंदर चले जाते हैं। अब सभी के जाने के बाद ये स्वर्णीय मकबरा का दरवाजा है ना, ये भी अचानक यहाँ से गायब हो जाता है। और हाँ, गायब होने के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, एक और बात, अगर आप सराउंडिंग द हेवंस का नोवेल एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो ना, मतलब कि एपिसोडों का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो ना, तो मेरे सेकंड चैनल पर सुन सकते हो। और तो और वहाँ पर मैं द ग्रेट रूलर का भी एपिसोड एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप उन दोनों का भी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो एपिसोडों का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे सेकंड चैनल की, जाकर
जाकर जाकर उस पर विजिट कर कर वो दोनों एनिमी सुन सकते हो। और इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां पर कुछ प्यार मोहब्बत वाले स्टेटस डालता रहता हूँ, ठीक है। और हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब आपको जान के दादाजी मिलने वाले हैं, मतलब कि आपको अब मैं जान के दादाजी से मिलाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।